प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਿੰਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਉਹ ਠੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵਾਹਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ? ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बलविंदर भाई, सबसे पहले मैं नवा पंजाब के दर्शकों को नमस्कार सत श्री अकाल करता हूं। और आपने जो ये चर्चा की है हमारे मेवात की घटनाओं की, हम खुद बड़े शर्मिंदा हैं इस बात से कि इस प्रकार हरियाणा का नाम जो है वो किसी अच्छी बात की बजाय किसी खराब मामले में आज दुनिया के सामने आया। जो मेवात को जो लोग जानते हैं और उसके साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने लगातार कुछ घटनाक्रम को वहां पर घटित होते हुए देखा है, उनको दुख तो जरूर है, वो स्तब्ध भी हैं इससे। लेकिन उनको उस तरह से आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ अब अनफोल्ड हो रहा है, हाँ जी। देखने को मिल रहा है, इसकी बहुत लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। ये तो उसका एक अगला पड़ाव आप ये कह सकते हैं। और इसकी जांच वांच का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो बोले कल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी छोटी सी, उसमें एक ही बात सच है। उन्होंने ये कहा कि ये पूर्व नियोजित था, प्री प्लान्ड। ये अलग बात है कि ये अर्ध सत्य है, आधा सच है। किसने प्री प्लान किया था ये वो नहीं बताना चाहते। मतलब हम भी कहते हैं प्री प्लान था, लेकिन एक कोई भी थोड़ा सा भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखने वाला बंदा इस बात को समझ सकता है कि आज के दौर में जो भी इस प्रकार की मतलब सांप्रदायिकता की बात की जाती है, विभाजन ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है या हिंसा की जाती है, वो खासतौर पे चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि राजस्थान बिल्कुल ही गुआंढी लगता है हरियाणा के और आधा मेवात का हमारा हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, तो ये राजस्थान और हरियाणा दोनों ही जगह ध्रुवीकरण की, क्योंकि वहां पर चुनाव होने, और जो बाकी 2024 के चुनाव तो लोकसभा के होने ही हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें की गई हैं। तो मुझे तो ये नहीं लगता, जब वो जांच की बात कर रहे हैं, अब जांच की बात करनी है तो मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कोई अगर मान लो न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी हो, तो थोड़ा बहुत उससे कुछ आशा की जा सकती है। तो बाकी तो आपका आप नहीं नहीं, आपका कहना है कि ये राजस्थान की इलेक्शन है या 24 की इलेक्शन के लिए हो रहा, जो भी हो रहा? मतलब तात्कालिक रूप से तुरंत प्रभाव से तो राजस्थान का उनके माइंड में है, लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने लगे तो वो 2024 का भी है। और ये आपने बिल्कुल ठीक जिस तरीके से इस बात को नोट किया है कि भी 6 जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। और आप देखिए ना, मस्जिद के अंदर घुस के किस तरीके से हत्या की गई है एक नौजवान इमाम की, और दूसरा इमाम गंभीर रूप से घायल है। अब ये यानी अपनी तरह की पहली घटना है। अगर इस तरीके से हमारी याददाश्त में 50 साल हो गए हमें भी क्लोजली सामाजिक राजनीतिक
जीवन में हिस्सा लेते हुए। पहले कभी देखी सुनी नहीं इस अच्छा, तरह की बातें। इंद्र जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेवात में ये जो जुलूस करने की, जो मार्च करने की इजाजत क्यों दी गई? क्योंकि जो सेंसिटिव एरिया है बजरंग दल और जो मोनू मोड़ है, उन उन सभी लोगों को। एक तो ना जिसको ये शोभा यात्रा कहा जा रहा है, ये बिल्कुल ही चैनलों ने मिस नॉमर के रूप में किया, कोई शोभा यात्रा नहीं। वास्तव में जो सावन का महीना है, इसमें ये ब्रज का इलाका है, जो मथुरा से लेके हाँ जी, और हाँ जी, इधर मथुरा। हमारे इलाके। और इनकी ना संस्कृति भी ब्रज ही है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। अच्छा। पूरा मेवात ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ ब्रज 84 की परिक्रमाएं निकाली जाती हैं सावन के महीने में, जैसे कावड़ वगैरह लोग लेके आते हैं, और वो स्थानीय रूप से होती हैं। और उसमें मेव जो मुसलमान हैं वो भी उन यात्राओं का स्वागत करते हैं। और यहाँ जो नलहड़ का मंदिर है नूह के बिल्कुल पास में, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी पड़ता है, नलहड़ मंदिर पे भी कुछ यात्राएं ऐसे जाती रही है। हम ये नहीं कह रहे कभी नहीं गई, लेकिन थोड़े लोग उसमें हिस्सा लेते थे। और जो मेवात के युवा हैं मुसलमान, वो उनको मीठा पानी पिला के स्वागत किया करते थे। अब की बार जिस तरीके से वो मोनू मानेसर और अजीब अजीब से नाम है, कोई बिट्टू बजरंगी आग, ये इन्होंने जिस तरीके की अशोभनीय और अपमानजनक बात भाषा इस्तेमाल की एक विशेष समुदाय के लिए, और चुनौती दे के कहा कि हम आ रहे हैं गाजे बाजे के साथ, उसने एक ट्रिगर का काम किया। और वहां के जो स्थानीय लोग थे, जिनमें वहां के विधायक भी शामिल हैं, उन्होंने जिला प्रशासन को कहा कि मौजूदा हालात में इस प्रकार की जो ये यात्रा कही जा रही है, ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है और हिंसा की इसमें आशंका है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और वो अनुमति प्रदान कर दी गई। और ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि वहां के जो एसपी थे, सुप्रीडेंट पुलिस, उन्होंने वो तो छुट्टी पे अपनी थे, असमर्थ हैं? जो वो एसपी छुट्टी थे। पे नहीं थे, उन्होंने असमर्थता प्रकट की बताते हैं अनुमति प्रदान करने में, इसलिए उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। और जिस दिन ये हिंसा हुई है उस दिन कोई भी एसपी चार्ज में नहीं था। हिंसा होने के बाद बराबर के जिला के एसपी को चार्ज दिया गया है, ऐसी चर्चाएं हैं। और जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, अनिल कल विज उन्होंने साहब। ये कहा कि, हाँ विज साहब, उन्होंने कहा हमारे पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं था वहां से। अब ये अपने आप में कितनी दिवालियापन की बात है कि वहां के स्थानीय लोगों को पता है, उनको खतरा भी दिखने लग रहा है, और गृह मंत्रालय के पास सीआईडी का इनपुट नहीं हो, ये जचने वाली बात नहीं है। इसलिए अनुमति कोई स्थानीय तौर पे प्रशासन ने अपने स्तर पे दे दी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये ऊपर के निर्देशों पे हुआ हुआ मामला लग रहा है। तो ये जो अभी तक हिंसा होती जा रही है, कहा जा रहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, देखने को सुनने को तो बात ठीक लग रही है, लेकिन लगता नहीं ऐसा होने वाला है। क्या आप क्या सोचते हैं? ये दिशा क्या लेगा जो दोनों? अब देखिए, ऐसा है बलविंदर भाई, अब कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल, ये तो चलो दो नंबर की देखने की बात है, लेकिन इससे ज्यादा और क्या करवाना चाहते हैं वो? हिंसा बहुत हो गई, तोड़ फोड़ इतनी बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है दुकानों का और वाहनों का। और ये जो आपसी परस्पर भाईचारा था, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम्म। इस बार हमारे लिए जो थोड़ी सी एक संतोष की बात है, वो ये है कि हरियाणा के लोग आमतौर पर इस घटना को अच्छा नहीं मानते, और वो ये कह रहे हैं ये करवाई हुई घटना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वीकार्यता का ग्राफ है वो बहुत नीचे है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रांतीय स्तर के ऊपर भी। और खासतौर पे जो किसानी के समुदाय हैं, बरादरियां हैं, उनके अंदर जो 13 महीने का आंदोलन था, उसका भी एक प्रभाव है कि पंजाब और हरियाणा और यूपी, इनका जो आपसी परस्पर भाईचारा राजस्थान का, इसमें न केवल हिंदू सिख बल्कि हिंदू मुस्लिम के प्रति भी एक बड़ा बदलाव लोगों की सोच में आया है। और वो 2 दिन से हमें सुनने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखेंगे कि लोग ये कह रहे हैं ये करवाया हुआ है चुनाव में ध्यान में रखते हुए। तो नियंत्रण में तो देखो
अब इनकी मेरे को ऐसा लगता है कि ये केवल मेवात तक करवाने का नहीं था। अब गुड़गांव आप बताइए, एक इतना बड़ा आईटी का हब है, मेरे ख्याल में दूसरे नंबर का होगा, और दिल्ली का पार्टी समझो अब तो उसको। गुड़गांव के अंदर इस प्रकार की वारदातें करवाना और हिंसा को फैलाना, ये मतलब वो भी किस हद तक अफोर्ड कर सकते होंगे आज, क्योंकि एक सांप्रदायिकता और कारपोरेट का मिश्रण हुआ हुआ है, तो ये बात जरूर समझ में आ जाती है। वरना आम तौर पे उद्योग के लिए और रोजगार के लिए इस प्रकार की घटनाएं कोई अच्छी नहीं मानी जाती, वो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा वातावरण प्रस्तुत नहीं करती हैं। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लग रहा है ये अब बाहर के जो हरियाणा के अंदर के जो अन्य जिले हैं और बाहर के जो प्रदेश है उत्तर भारत के खासतौर पे, वहां इसको फैलाना चाहते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने कुछ जुलूस वगैरह भी निकाले गए हैं। और इस यात्रा में जो मोबिलाइजेशन की गई गाड़ियों से, वो हरियाणा के ज्यादातर जिलों से लोग गए थे। अब उन्होंने खुद ही जाके अपने जिले में मीडिया को बताया है कि वो किस तरह से बच के निकले, और इससे साफ जाहिर है कि ये खास तौर पर एक विशेष नियत से की गई, मंशा से की गई मोबिलाइजेशन थी। अब मस्जिद के इमाम को मारने का, चाहे वो दूसरे नंबर के, तो मारने का क्या औचित्य आप समझते हैं? क्या, क्यों वहां मस्जिद में ये गए? तो एक खास करके एक फिरके को टारगेट करने का ही मंतव्य लगता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर पिछले 2 साल से ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। आप कई बार देखते हैं स्टेशन पे या इधर उधर, जो समय होता है नमाज का, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बाहर निकल के कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थानों के ऊपर भी चुपचाप अपना जो है ना इबादत कर लेते हैं। और वहां के भी कई जगह पार्क वार्कों में, क्योंकि फैल बहुत गया गुड़गांव, और वहां पर जो वक्फ बोर्ड की जमीनें थी वो उनके पास है नहीं ना, वहां पे मस्जिदें हैं, तो पार्क वार्क में ये बड़ा मुद्दा बना दिया गया। वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने उनको डिस्टर्ब किया, धमकियां दी, भगा दिया। वहां के नागरिक मंच जो है गुड़गांव के, उन्होंने भी बार बार जो है डिटेल में लिख के जिला प्रशासन को दी। तो ये वातावरण बनाने की कोशिश है वहां पे मस्जिद और मुस्लिम को टारगेट करते हुए। ये पिछले 2-3, और बड़े दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। अब बताइए, वो संविधान की उन्होंने सौगंध खा के अपना पद संभाला होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ, और वो इस किस्म की बात करते हैं कि नमाज अता करना वो सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित है। किस आधार पे वो कह सकते हैं? और भी तमाम धर्मों के लोग कर लेते हैं, सड़कें भी रोक लेते हैं, जगराते भी होते हैं, जागरण भी होते हैं, वो भी हो जाते हैं, और लोग आपस में सहयोग कर लेते हैं। कभी किसी को माइंड नहीं करते इस तरह की बातों के ऊपर। बड़ी सहिष्णुता और टॉलरेंस है आपस में। अच्छा इंद्रजीत जी, ये बताएं कि हरियाणा के जो फॉर्मर मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और सभी पार्टियों ने इस जो हिंसा हुई है, जो आगजनी हुई है, इसकी जोरदार निंदा की है। लेकिन निंदा तक ही सीमित रहेंगे? जैसे जो बाकी पार्टियां हैं, हुक्मरान बीजेपी और जजपा को छोड़कर, वो एक्शन में भी कुछ करेंगे? देखिए, जरूरत इस बात की है कि जो भी लोकतांत्रिक और सेकुलर पक्ष की जथेबंदियां या सियासी पार्टियां हैं, उनको इस मौके के ऊपर ये बात ठीक है कि आप मतलब पीस की और सद्भावना की अपील करें, वो एक जरूरी बात है। लेकिन जो अफेक्टेड पार्टी है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खुद हिंदू भी इस बात को समर्थन नहीं दे सकते कि उनके नाम से कोई हिंसा करे। और अपने यहाँ आपको तो ध्यान है, मलेरकोटला के जो मुस्लिम है हाँ जी। पंजाब के, कितना सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता है। तो यहाँ ऐसी फिरके की कोई बात नहीं है हिंदुओं के अंदर भी। तो सभी लोगों की भावना इससे आहत है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आके उनमें विश्वास प्रकट करना, लोगों को के अंदर एक ट्रस्ट पैदा करने की जरूरत है कि भी वो उनके साथ खड़े हैं, और वो आपसी भाईचारा बनाए रखें। और इस प्रकार का जो अंसर है, जो फिरका परस्ती का, उसको अलग थलग करने की जरूरत है।
लोगों के अगर बीच जो में जो से, इसमें पार्टियों का रोल है। इंद्रजीत जी, जो राजस्थान से दो लोग थे, जुनैद था, नसीर था, अगर उनके जो उनको मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो मेरा ख्याल ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। देखिए, वो बड़ी जघन्यतम घटना थी जो फरवरी में हुई, जो जुनैद और नासिर की। यानी वो अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे। राजस्थान का जो हरियाणा के बॉर्डर से लगता हुआ मेवात का गांव है घाटमिका, वहां से उनका अपहरण किया गया। और ये जो गिरोह हैं बहुत बड़े बड़े, जो मतलब काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के नाम से अस्तित्व में है, और पुलिस उनके साथ मिली हुई है। और उन्होंने उनका अपहरण किया। कोई गाय नाम की चीज आगे पीछे कहीं भी नहीं है। और फिर उनको इतना बुरी तरह से पीटा और वो थाने के अंदर ले गए फिरोजपुर झिरका में। पुलिस वालों ने उनको स्वीकार एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और फिर यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लुहारू में आके उन्हीं की जीप में बांध के जला के मार दिया। ऐसी देखिए, मतलब जो निर्मम घटना करने वाले, उसमें 6-7 लोगों के नाम आए बाकायदा। और राजस्थान में उनकी एफआईआर दर्ज है। मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन आज तक न तो मुख्यमंत्री जी ने 2 शब्द उस घटना की निंदा में कहे, और न ही हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर को पकड़ने दे रही है, जबकि वो सरेआम यहाँ। और आप देखिए, आज से 1 साल पहले इसी शख्स ने, मानेसर जो कि एक गुड़गांव का मोहल्ला समझो, पुराने टाइम का तो गांव है, हजारों मजदूर किराए पे रहते हैं, उसने पंचायत करके इस प्रकार का फतवा जारी कर दिया कि कोई भी मुसलमानों को कमरा नहीं देगा और उनकी दुकानों से कोई लेन देन नहीं करेगा, और ना उनको कोई देगा सामान। और गरीब जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए मजदूर थे, वो काफी सारे उस टाइम पर छोड़कर प्रवासी मजदूर अपने गांव में उनको लौटना पड़ा। ये जो स्थिति है ना, अभी 1-2 ही कोई पकड़ा वकड़ा है, लेकिन इन्हीं की नहीं, पहले पहलू खां की, रकबर खां की और दूसरे लोगों की जो निर्मम हत्याएं हुई है गाय के नाम पर, उनके भी हत्यारों को कोई सजा नहीं दी गई। तो विद इम्प्यूनिटी दे आर कैरिंग आउट ऑल दीज एक्टिविटीज। तो ये है जो स्थिति बनी हुई है असल में। इसमें सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज को, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके कोई सरकार की, प्रशासन की जवाबदेही और इन लोगों को कोई मतलब सजा दिलवाने की बात जो है हो सकती है। वरना तो कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची। तो सरकार को इस मुद्दे पे सर्व पार्टी मीटिंग करके कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए? सर्व पार्टी मीटिंग का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है अपने यहाँ बलविंदर भाई। सरकार दरअसल सारी स्थिति को यूटिलाइज करना चाहती है, वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और वो मैक्सिमम उन्हें तभी मिल सकता है जब वो इसको डेमोनाइज करके, राक्षसीकरण करके, इसका मेवात के इलाके का और मुस्लिम्स का, वो तो मिनी पाकिस्तान कहते हैं। और इसको चारों तरफ जो है झूठ और गाय के नाम, ज्यादातर पशुपालक लोग हैं, हमने उनके घरों में 2-2, 4-4 गाय बंधी हुई देखी है। और ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं गौ रिक्शा के, किसी के घर बाछड़ी तक नहीं है। ये कमाल की बात है। तो वो कंसेप्ट उनके दिमाग में कुछ है नहीं। ये तो पहलकदमी लोगों को ही अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और फिर जो है इनको एक तरह से आइसोलेट करना पड़ेगा, डिफेंसिव में लाना पड़ेगा। वरना तो तो मणिपुर जैसी जगह में आप देख रहे हो, वहां का जो वफद है सियासी पार्टियों का, अपोजिशन का, जिसमें एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे, वो 15 दिन दिल्ली में बैठ के वापस लौट गए निराश होके। प्रधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट नहीं दी। और अपोजिशन पार्टीज के जो वफद गए हैं, आज तक उनको बुला के ये नहीं कहा कि आपकी फीलिंग क्या है। तो ये तो हरियाणा तो लेबोरेटरी है उनकी, मतलब अपनी। तो वास्तव में इनकी जो आइसोलेशन है, बेरोजगारी के सवाल पे लगा लो, या कृषि संकट के सवाल पे, या आप लगा लो कि महंगाई वगैरह की जो चीजें हैं, वो उस वजह से अब ये, अब पहलवान लड़कियों के साथ किस तरह की बातें सारे दुनिया ने देखी। आइसोलेशन है इनकी। अब एक ही बात इनके सामने है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों में फूट डाल के, और फिर जो है ये बात इस तरह का विभाजन करके आप चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़े।
उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ लामबंद करना पड़ेगा लोगों को। तो कैसे लामबंदी होगी अगर राजनीतिक पार्टियां उठेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, कोई एक्शन में नहीं आएंगी, कैसे बात आगे चलेगी? इनसे देखिए, जैसे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने राष्ट्रीय स्तर पे भी, हरियाणा स्तर पे भी, पंजाब, सब जगह ही इसकी निंदा भी की है। और कुछ बाढ़ की स्थिति भी अब इस तरीके की है कि लोग उससे जूझ रहे हैं, नहीं हरियाणा, वो तो है। पंजाब और हिमाचल। हाँ जी, हाँ जी, उसका भी एक कारण है। और बाढ़ के बाद जो प्रभाव पड़ते हैं, आप तो समझते हो, वो ज्यादा घातक होते हैं। तो अब लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोई खब्बे पक्के पार्टियां हैं, कोई कांग्रेस है, दूसरे लोग हैं, आप हैं, कोई और भी है, जो भी हैं। और उसके अलावा जो अवामी जत्थेबंदियां हैं जितनी भी, और इंडिविजुअल्स प्रोग्रेसिव, मुझे लग रहा है उनको सिर जोड़ना चाहिए। तभी राजनीतिक पार्टियों को भी इसका जरूर एहसास होगा कि उनको थोड़ा सा ज्यादा बड़े स्तर पर सामने आना चाहिए। तो आगे आपको लगता है कि अब हिंसा रुक जाएगी? कोई सरकार ने कोई पहलकदमी की हो, जहाँ जो लोकल लोग हैं उन्होंने कुछ किया हो? अब काफी लोग, 6 लोग तो मारे ही जा चुके हैं, लगता है आपको? सरकार की मंशा कहाँ तक इसको आगे बढ़ाने की है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन अगर लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना उनकी कॉल पे, तो फिर शायद उनके लिए ये घातक हो सकता है। और इसलिए शायद वो उसको कैरी आउट और कंटिन्यू ना कर पाए एक सीमा से आगे, ऐसा लग रहा है। ठीक। सो इंद्रजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज करते हैं कि जो हिंसा चली है वो रुकेगी। नहीं नहीं, आप जैसे साथी और आपके जो चैनल हैं, वो जिस तरीके से एक हस्तक्षेप कर रहे हैं सकारात्मक दिशा में, प्रगतिशील रूप में, जरूर उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।